बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नौशजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। क्या आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग के जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? बिना ऑपरेशन के शर्तिया इलाज, बिना साइड इफेक्ट के प्लाज्मा इंजेक्शन, पीआरपी स्टेम सेल के जरिए 100% ट्रीटमेंट। 18 साल तजुर्बेकार डॉक्टर्स जिन्होंने अब तक 10,000 से ज्यादा के पेशेंट्स का दर्द दूर कर चुके हैं। हाइजीनिक माहौल में तमाम तर लेटेस्ट इक्विपमेंट इकोनॉमिकल प्राइस में मरीज बहुत मुतमईन होके जाते हैं। तो आज ही तशरीफ लाएं और अपने जोड़ों के दर्द से निजात पाएं। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकोंडा एंड चैतन्यपुरी सर्कल, दिलसुख नगर, हैदराबाद। गाजा के नुसैरात में यूएन स्कूल पर इसराइली हमला, 45 फलस्तीनी जाम बहक, सहयोनी बर्बरियत का एक और मुजाहरा। हमास ने नुसैरात हमले को कत्लेआम करार दिया, कहा बच्चों का कातिल इसराइल दुनिया में अकेला पड़ गया। ओआईसी और कई मुल्कों ने की नुसैरात हमले की मजम्मत, मगरबी मुल्कों ने सीज फायर समझौते के लिए दबाव बढ़ा दिया। नॉर्थ इसराइल में हिजबुल्लाह का हमला, कई इसराइली फौजी हलाक और जख्मी। साउथ लेबनान में आईडीएफ का हमला। स्पेन में इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी केस में साउथ अफ्रीका का साथ देने का ऐलान कर दिया। अल-कुद्स में यहूदी आबादकारों के फ्लैग मार्च से तनाव बढ़ा, कट्टर वजीर इतमार बिन गुवेर ने शरपसंदों की क़यादत की, अरबों और इस्लाम के खिलाफ नारे। आलमी लीडर्स ने फ्रांस के नॉर्मैंडी में इत्तेहादी फौजों के उतरने का दिन मनाया। ज़ेलेंस्की ने कहा बहादुरी से आज़ादी और जमहूरियत के लिए लड़ाई लड़ी गई। सर मुंडाते ही ओले पड़े, हुकूमत बनने से पहले ही मोदी पर दबाव, इत्तेहादियों ने अग्निवीर स्कीम बदलने का मुतालबा कर दिया। चंद्रबाबू नायडू ने रखी सख्त शर्तें। कंगना रनावत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर खातून कांस्टेबल ने थप्पड़ मार दिया, कहा किसानों की तौहीन का बदला है। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। गाजा के नुसैरात में इसराइली फौज ने यूनाइटेड नेशंस की तरफ से चलाए जाने वाले एक स्कूल पर बदतरीन हमला किया है, जिसमें दर्जनों लोग जान बहक हुए। यह इसराइली बर्बरियत का एक ताज़ा सबूत है। हमास हुकूमत की मीडिया शाख के डायरेक्टर इस्माइल अत्तोबा ने बताया कि इस हमले में कम से कम 45 फलस्तीनी जान बहक हुए और 73 जख्मी हुए। यह तादाद और भी ज्यादा हो सकती है। अहदेदारों ने कहा कि मरने वालों में कम से कम 14 बच्चे और 9 औरतें शामिल हैं। यूनाइटेड नेशंस की रिलीफ एंड वर्क एजेंसी की तरफ से ये कैंप चलाया जा रहा था। इस इदारे की कम्युनिकेशन डायरेक्टर जूलियट थाने ने कहा कि मरने वालों की तादाद 40 से ज्यादा है और इस मरहले पर सही तादाद नहीं बताई जा सकती। इसराइली फौज ने दावा किया कि यूनाइटेड नेशंस फलस्तीनी रेफ्यूजी एजेंसी के स्कूल में 20 से 30 फाइटर्स का पता चला था। इसराइली फौज ने बताया कि उसके फाइटर जेट्स ने स्कूल के अंदर हमास के ठिकाने पर हमला किया। इसराइल ने कई दूसरे मकामात पर भी जमीनी और हवाई हमले किए। अल-अक्सा शहीदी हॉस्पिटल जो दीर अल बला में है के पास कम से कम 30 लाशें लाई गईं जो स्कूल पर हमले में जान बहक हुए। इसके अलावा एक घर पर हमले में 6 शहीदों की भी लाशें लाई गईं। यूनाइटेड नेशंस के ऐसे स्कूलों में बेघर होने वाले फलस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। यह हमला एक ऐसे वक्त किया गया जब एक अमन समझौते पर बातचीत हो रही है, लेकिन ऐसे हमलों से अमन के इम्कानात को धक्का लगता है। गाजा के कई मकामात पर इसराइली फौज और हमास के मुजाहमतकारों के बीच लड़ाई हो रही है। इस दौरान हमास ने कहा है कि उसे अमन तजवीज मिली है, लेकिन यह तजवीज पिछले हफ्ते अमरीकी सदर जो बाइडेन की तरफ से पेश किए गए मंसूबे के मुताबिक नहीं है और इसमें हमास के मुतालबात पूरे नहीं किए गए। इसराइल ने इस मंसूबे पर अब तक कोई तबसरा नहीं किया है।
नुसैरात स्कूल पर हमले के हालात साफ नहीं हैं। इस स्कूल में सैकड़ों बेघर फलस्तीनी जमा थे जो गाजा के अलग अलग मकामात पर लड़ाई से बचकर भाग गए थे। सोशल मीडिया पर वीडियोस जारी किए गए हैं जिनमें क्लासरूम्स की तबाही देखी जा सकती है। कई लाशों को कफन और चादरों में लपटा हुआ देखा गया। एक जख्मी औरत ने चीख कर कहा कि जंग बहुत हो चुकी, हम कई बार बेघर हुए हैं, इन लोगों ने हमारे बच्चों को मार दिया है जब वो सो रहे थे। हमास ने नुसैरात के यूएन स्कूल पर हमले की मजम्मत की है और इसे कत्लेआम करार दिया है। हमास ने कहा कि ये एक सोचा समझा जुर्म है। कई मुल्कों ने यूएन स्कूल पर इसराइल के हमले की मजम्मत की। बेल्जियम के वजीर फाइनेंस ने कहा कि तमाम फरीकों को सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का एहतराम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सानहा खून खराबे को खत्म करने की हंगामी जरूरत को जाहिर करता है। गाजा की वजारत सेहत ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में इसराइल के हमलों में कम से कम 68 फलस्तीनी जान बहक हुए और 235 जख्मी हुए। इसराइल ने रफा और जैतून इलाकों में भी हमले तेज कर दिए हैं। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से गाजा में कम से कम 36,600 फलस्तीनी जान बहक हुए। गाजा की हुकूमत के मीडिया ऑफिस के तर्जुमान ने बताया कि अल-अक्सा हॉस्पिटल में गुंजाइश से 3 गुना ज्यादा जख्मी और मरीज शरीक हैं। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की कार्रवाइयां जारी हैं। अलग अलग मकामात पर धावे करते हुए 60 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन धावों के दौरान फलस्तीनियों और इसराइली फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई जिनमें एक 36 साल फलस्तीनी नौजवान जान बहक हुआ। मोहम्मद हफीज रफीक अबू बकर की मैयत एक खेत में पाई गई। इस इलाके में फौजी ऑपरेशन किया गया था। नॉर्थ इसराइल में हिजबुल्लाह के एक हमले में कई इसराइली फौजी हलाक और जख्मी हुए। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने अलकोश नामी यहूदी बस्ती पर ड्रोन हमला किया जहां इसराइली फौजी जमा थे। 8 अक्टूबर 2023 के बाद से हिजबुल्लाह और इसराइली फौज के दरमियान तकरीबन हर रोज लड़ाई हो रही है। इसराइली मीडिया में बास फौजियों के मरने और जख्मी होने की तस्दीक की गई। इस दौरान साउथ लेबनान में एक मोटरसाइकिल पर इसराइल के हमले में एक शख्स हलाक हुआ। एक दिन पहले इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने धमकी दी थी कि वह हिजबुल्लाह के खिलाफ एक फौजी ऑपरेशन पर गौर कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के हमलों में तेजी के दरमियान नेतन्याहू ने यह बात कही। इसराइली मीडिया में कहा गया कि नॉर्थ इसराइल के एक शहर पर हमले में एक रिजर्व सिपाही मारा गया और 10 फौजी जख्मी हुए। बास फौजियों की हालत नाजुक बताई गई। कई मुल्कों ने हमास से कहा है कि वो वक्त जाया किए बगैर जंगबंदी और होस्टेजेस की रिहाई के समझौते को कबूल करें। इस दौरान इसराइली वजीर दिफा योव गैलेंट ने कहा कि लड़ाई के दौरान बातचीत भी हो रही है। दूसरी तरफ हमास लीडर इस्माइल हानिया ने कहा है कि जब तक जंग खत्म नहीं हो जाती होस्टेजेस को रिहा नहीं किया जाएगा। गाजा की हमास हुकूमत ने कहा है कि नॉर्थ गाजा में एक नए कहत का खतरा मंडला रहा है। हजारों लोगों के बेघर होने की वजह से यह सूरत हाल पैदा हुई है। हाल ही में रफा में इसराइली फौज के ऑपरेशन की वजह से 10 लाख लोग बेघर हुए। पिछले हफ्ते गाजा में 257 इमदादी ट्रक्स पहुंचे थे लेकिन ये नाकाफी साबित हुए। अमेरिका और उसके इत्तेहादी मुल्कों ने गाजा जंगबंदी की अपील करते हुए एक बयान जारी किया। अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, बल्गारिया, कनाडा, कोलंबिया, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, सर्बिया, स्पेन, थाईलैंड और बर्तानिया के लीडर्स ने यह बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि वो सीजफायर और होस्टेजेस की रिहाई के लिए समझौते की तायीद करते हैं। उन्होंने बाइडेन की तरफ से पेश किए गए मंसूबे की तायीद की और हमास से मुतालबा किया कि वो समझौते को कबूल करे। स्पेन ने इसराइल के खिलाफ नस्लकुशी के केस में साउथ अफ्रीका का साथ देने का ऐलान किया है। स्पेन के वजीर खारजा जोस मैनुअल ने कहा कि उनका मुल्क इसराइली कार्रवाइयों के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ में साउथ अफ्रीका के जेनोसाइड केस में शामिल होगा। स्पेन इस केस में फरीक बनने वाला पहला यूरोपीय मुल्क है। हाल ही में चिली और मेक्सिको ने साउथ अफ्रीका के केस की तायीद की थी। स्पेन उन मुल्कों में शामिल है जिन्होंने हाल ही में फलस्तीनी रियासत को तस्लीम किया। कोलंबिया ने इसराइल को कोयले की सप्लाई रोक देने का ऐलान किया है। कोलंबिया की हुकूमत ने हालिया अरसे में गाजा में इसराइली कार्रवाइयों की कई बार मजम्मत की। यहूदी आबादकारों के फ्लैग मार्च की वजह से कुछ खासतौर पर मस्जिद अक्सा के इलाके में काफी तनाव है। कई मुल्कों ने यहूदी आबादकारों के सालाना फ्लैग मार्च की मजम्मत की जिससे तनाव में इजाफा हुआ। इस जुलूस के दौरान यहूदी आबादकारों ने बाज जर्नलिस्टों पर भी हमले किए। मुस्लिम मुल्कों की तंजीम OIC ने यरूशलेम डे मार्च के दौरान छेड़खानियों की मजम्मत की। एक बयान में कहा गया कि इससे अल कुद्स खासतौर पर मस्जिद अक्सा की पहचान मिटाने की कोशिश की गई।
यमन के हूसियों ने रेड सी में ग्रीस के जहाज को निशाना बनाया। ब्रिटिश सिक्योरिटी कंपनी एम्ब्री ने यह बात बताई। बताया गया कि हूसियों ने चारशंबे को रेड सी में 3 जहाजों पर मिसाइल्स और ड्रोन्स फायर किए। इनमें अमरीकी जहाज भी शामिल है। हूसी फौज के तर्जुमान जनरल याहिया सरी ने इस हमले की तस्दीक की। हूसी फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार करते हुए नवंबर से जहाजों पर हमले कर रहे हैं। उनका मुतालबा है कि गाजा पर हमले फौरी रोके जाएं। ईरान में यहूदी आबादकारों की तरफ से मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की मजम्मत की। वजारत खारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने कहा कि इस खिलाफ वर्जी से तनाव बढ़ाने के लिए इसराइल की नीयत जाहिर होती है। उन्होंने कहा कि ऐसी खिलाफ वर्जियों से कुछ हासिल नहीं होगा बल्कि नफरत बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि बच्चों की कातिल इसराइली हुकूमत दुनिया में पहले से कहीं ज्यादा अकेली पड़ गई है। खबर है कि इसराइल के कट्टर वजीर इतमार बेन गुवेर ने फ्लैग मार्च में हिस्सा लेते हुए मस्जिद अक्सा का तक़द्दुस पामाल किया। उसने इस मौके पर एक जहरीली तकरीर की। इस मार्च के दौरान अरबों और इस्लाम के खिलाफ नारे लगाए गए। इतमार बेन गुवेर ने इससे पहले भी ऐसी कई छेड़खानियां की हैं। बेन गुवेर ने इस मौके पर कहा कि दमिश्क दरवाजा हमारा है, टेम्पल माउंट हमारा है, पूरी दुनिया को ये बात मालूम होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज हमारी पॉलिसियों के मुताबिक यहूदी आबादकार आज़ादी के साथ पुराने शहर में दाखिल हुए और टेम्पल माउंट में इबादत की। इन यहूदी आबादकारों को इसराइली पुलिस की हिफाजत हासिल थी। को आलमी लीडर्स ने फ्रांस के नॉर्मैंडी में 6 जून 1944 को फ्रेंच सिपाहियों और इत्तेहादी फौजियों के उतरने की 80वीं सालगिरह मनाई, जिसे डी डे कहा जाता है। उस वक्त 1.5 लाख इत्तेहादी सिपाही हवा और समंदर के रास्ते से नॉर्मैंडी पहुंचे थे और नाजी जर्मनी की फौज को शिकस्त दी थी। इस मौके पर यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक्स पर लिखते हुए कहा कि यह दिन हमें याद दिलाता है कि किस बहादुरी से आजादी और जमहूरियत के लिए लड़ाई लड़ी गई। अमेरिकी सदर जो बाइडेन, फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज, बरतानिया के किंग चार्ल्स, वजीर आजम ऋषि सुनक और कई दूसरे सियासी लीडर्स ने इस तकरीब में हिस्सा लिया। इस तकरीब में कई साबिक फौजियों ने भी हिस्सा लिया। फ्रांस के अलावा बरतानिया में भी डी डे के हवाले से कई प्रोग्राम्स रखे गए। नॉर्मैंडी लैंडिंग के साथ ही नॉर्थ वेस्ट यूरोप को नाजी जर्मनी के कब्जे से छुड़ाने के लिए एक मुहिम शुरू की गई थी। किंग चार्ल्स ने डी डे तकरीब में हिस्सा लेते हुए कहा कि बहादुर सिपाहियों ने आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानियां दी थी। इस दौरान दूसरी आलमी जंग में हिस्सा लेने वाले एक सिपाही की डी डे तकरीब में हिस्सा लेने के लिए सफर के दौरान 102 साल की उम्र में मौत हो गई। रॉबर्ट पेरिशेट्टी ने दूसरी आलमी जंग में हिस्सा लिया था। साउथ जर्मनी में सैलाब से जबरदस्त तबाही आई है। ओहदेदारों ने कम से कम 4 लोगों के हलाक होने की तस्दीक की है। सैलाब से निपटने में हुकूमत की नाकामी की वजह से वहां पर काफी गुस्सा पाया जाता है। लौटते हैं इंडिया, शुरुआत करते हैं एक मुहावरे से। सर मुंडाते ही ओले पड़े। अभी नरेंद्र मोदी की क़यादत में तीसरी हुकूमत इत्तेहादियों की मदद से ठोस शक्ल भी नहीं ले पाई है कि इत्तेहादियों का दबाव शुरू हो गया है। बीजेपी की इत्तेहादी जेडीयू और बाज़ दूसरी पार्टियों ने कहना शुरू कर दिया है कि अग्निवीर स्कीम में तब्दीलियां की जाएं। जेडीयू के तर्जुमान केसी त्यागी ने यह बात कही। उन्होंने अग्निवीर पर फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहा कि पार्टी का ख्याल है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मामलात पर भी पहले फरीकों से बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अग्निवीर से वोटर्स का एक बड़ा तबका नाराज है और मरकजी हुकूमत को इस स्कीम की खामियों पर तफसील से गौर करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जेडीयू यूसीसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन चाहती है कि पहले तमाम फरीकों से बातचीत की जाए और इसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। इस दौरान बिहार के एक और वजीर अशोक चौधरी ने यूसीसी और अग्निवीर के बारे में पूछे जाने पर कहा कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार पार्टी के एमपीज के साथ जुमे को मीटिंग करेंगे और इस मसले पर गौर करेंगे। एलजेपी के चिराग पासवान ने भी, जो मोदी के इत्तेहादी हैं, अग्निवीर स्कीम पर दोबारा गौर और जात पात पर मबनी सर्वे का मुतालबा कर दिया है। कांग्रेस ने अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान ये दोनों वादे किए थे कि वो अग्निवीर स्कीम बर्खास्त कर देगी और कास्ट सेंसस कराएगी। जहां जेडीयू और एलजेपी ने अग्निवीर स्कीम में तब्दीलियों का मुतालबा किया है, वहां बीजेपी को अपने नए इत्तेहादी चंद्रबाबू नायडू और पुराने इत्तेहादी नीतीश कुमार से अहम ओहदों के लिए भी दबाव का सामना है। मालूम हो कि तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी की तायद के लिए बाज शर्तें रखी हैं। इनमें पार्टी के लिए 3 से 4 काबीनी ओहदे, दारुल हुकूमत अमरावती के लिए फंड शामिल है। सोर्सेस ने बताया कि नीतीश कुमार एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की वजारतें चाहते हैं। बीजेपी
جے پی حالیہ الیکشنز میں صرف 240 سیٹیں حاصل کر سکی ہے اور وہ اپنے بل پر میجورٹی سے کافی دور رہی. اب مودی کو اپنی تیسری حکومت کے لیے چندرا بابو نائیڈو اور نیتیش کمار کی بے ساکھیوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے اور ملک میں واجپئی دور کے حالات پیدا ہو رہے ہیں. معلوم ہوا کہ NDA ارکان پارلیمنٹ باقاعدہ طور پر جمعے کو ایک میٹنگ کریں گے اور مودی کو اپنا لیڈر چنیں گے. سورسز نے بتایا کہ مودی اتوار کی شام حلف لیں گے. پہلے وہ ہفتے کے دن حلف لینے والے تھے. حال ہی میں ہماچل پردیش کے منڈی حلقے سے جیتنے والی ایکٹریس کنگنا رناوت کو ایئرپورٹ پر CISF کی ایک خاتون آفیسر نے تھپڑ مار دیا. معلوم ہوا کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب کنگنا نے سیکیورٹی چیکنگ کے دوران اپنا فون ٹرے میں ڈالنے سے انکار کر دیا. جمعرات کو تیسرے پہر 3 بجے کنگنا دہلی کے لیے روانہ ہو رہی تھی. اس بارے میں جو تفصیلات آئی ہیں ان کے مطابق ایک خاتون کانسٹیبل نے کنگنا کو تھپڑ مارا. کنگنا کئی تنازعات کی وجہ سے بھی جانی جاتی ہیں. کنگنا کو تھپڑ مارنے والی CISF کانسٹیبل کی پہچان کلوندر کور کی حیثیت سے کی گئی ہے. معلوم ہوا کہ کانسٹیبل نے کنگنا کو تھپڑ مارنے کے بعد ان سے کہا کہ یہ کسانوں کی توہین کا بدلہ ہے. کسان احتجاج کے دوران کنگنا نے کسانوں کو اور احتجاجیوں کو خالستانی اور دہشت گرد بھی کہا تھا. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. کیا آپ اپنے گھر کے بڑے بزرگ کے جوڑوں کے درد سے پریشان ہیں؟ بنا آپریشن کے شرطیہ علاج، بنا سائیڈ افیکٹ کے پلازما انجیکشن، PRP سٹیم سیل کے ذریعے 100% ٹریٹمنٹ. 18 سالہ تجربے کار ڈاکٹرز جنہوں نے اب تک 10,000 سے زیادہ کے پیشنٹس کا درد دور کر چکے ہیں. ہائیجینک ماحول میں تمام تر لیٹسٹ ایکوپمنٹ اکنامیکل پرائز میں مریض بہت مطمئن ہو کے جاتے ہیں. تو آج ہی تشریف لائیں اور اپنے جوڑوں کے درد سے نجات پائیں. ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر، منی کنڈا اینڈ چیتنیا پوری سرکل، دلسکھ نگر، حیدرآباد. غازہ کے نصیرات میں UN اسکول پر اسرائیلی حملہ، 45 فلسطینی جاں بحق، صہیونی بربریت کا ایک اور مظاہرہ. حماس نے نصیرات حملے کو قتل عام قرار دیا. کہا بچوں کا قاتل اسرائیل دنیا میں اکیلا پڑ گیا. OIC اور کئی ملکوں نے کی نصیرات حملے کی مذمت. مغربی ملکوں نے سیز فائر سمجھوتے کے لیے دباؤ بڑھا دیا. نارتھ اسرائیل میں حزب اللہ کا حملہ، کئی اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی. ساؤتھ لبنان میں IDF کا حملہ. اسپین میں اسرائیل کے خلاف نسل کشی کیس میں ساؤتھ افریقہ کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا. القدس میں یہودی آباد کاروں کے فلیگ مارچ سے تناؤ بڑھا. کٹر وزیر اتمار بن گویر نے شرپسندوں کی قیادت کی. عربوں اور اسلام کے خلاف نعرے. عالمی لیڈرز نے فرانس کے نارمینڈی میں اتحادی فوجوں کے اترنے کا دن منایا. زیلنسکی نے کہا بہادری سے آزادی اور جمہوریت کے لیے لڑائی لڑی گئی. سر مڑاتے ہی اولے پڑے. حکومت بننے سے پہلے ہی مودی پر دباؤ. اتحادیوں نے اگنی ویر اسکیم بدلنے کا مطالبہ کر دیا. چندرا بابو نائیڈو نے رکھی سخت شرطیں. کنگنا رناوت کو چندی گڑھ ایئرپورٹ پر خاتون کانسٹیبل نے تھپڑ مار دیا. کہا کسانوں کی توہین کا بدلہ ہے. دیکھیے آج کی خبریں. شجیع اللہ فراست کو دی اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.